विकासनगर के ढकरानी गांव में भीषण आग लगी। पहले हादसे की खबर आपको दे देते हैं। यहां एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। घटना के दौरान गोदाम से कई बार धमाकों की आवाज आई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब आग की लपटें आसमान तक दिखाई दे रही थी। आग बुझाने की कोशिश चल रही थी। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। इधर आओ भी आपको फुटबॉल की आग कैसे लगी और किस तरह लगी। और अभी तो सब छुट्टी पे भी हुए आप। हाँ, पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा लग गया मेरे यहाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसा। आग सभी गांव वालों ने साथ दिया तो, और ये फायर फाइटर्स भी टाइम से पहुंच गए। इन्होंने भी काफी मेहनत करी यहाँ पे, तो इस वजह से ये मतलब जल्दी मुमकिन होगा। दरअसल ये एक वर्कशॉप है, इसमें गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, तो उसमें कटिंग वगैरह काम कर रहे होंगे। हो सकता है उसमें संभवतः चिंगारी निकली हो। जो कटिंग हुआ है तो वो जो ग्राइंडर चलाते हैं उससे चिंगारी निकलती है, और तेल जो है गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, तो उसकी वजह से आग लगी थी और उसको पूरा बुझा। उधर श्रीनगर में कोतवाली रोड पर एक गद्दे और रजाई के कारखाने में आग लग गई और यहां पर भी अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरे कारखाने को आग ने अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास के घरों तक फैलने लगी। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने ही मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो देखिए, जब आग लगी तब कारखाना बंद था। अंदर से आग की लपटें आ रही थी। बाहर ताला लगा था जिसे तोड़ा गया और आग पर काबू पाया गया। विकासनगर के हरबटपुर क्षेत्र में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला समर फील्ड स्कूल के पास का है, जहां एक गोदाम में आग लगी और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। साथ ही पास में खड़ी एक बाइक भी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर विकासनगर में पुलिस और गौकशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। आरोपी एहसान के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के सहारनपुर का आरोपी एहसान पहले भी कई मामलों में जेल भी जा चुका है। इसके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। आपको बता दें, सोमवार को विकासनगर में 13 गोवंशों के अवशेष मिले थे। इस मामले में पहले ही गौकशी के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जब भी ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसमें ज़रूर हम अपने इनकी गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, जेल भी जाते हैं। और जैसा इसका एक भाई अभी पूछताछ में भी पता चला, फिल्टर, जो विगत 1.25 साल से जेल में। तो जब इसके मुकदमे जैसा हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास भी इसका निकल के आया है, तो इसमें रहेगा कि हम जो भी गैंगस्टर एक्ट में आगे कार्रवाई करें, और भी जो सख्त कार्रवाई जो इनके विरुद्ध हो सकती है कानूनी रूप से, वो जरूर की जाएगी। देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सरकार आज भी 10 नामों की लिस्ट जारी कर सकती है, जिन्हें वन विकास निगम, कर्मकार कल्याण बोर्ड और फिल्म विकास परिषद, राज्य आंदोलनकारी परिषद BKTS में दायित्व दिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक की लॉटरी भी लग सकती है। उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं, और कई पद भी अभी आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में अभी रिक्त हैं। उस पर भी यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति होगी। उसमें विचार विमर्श और परामर्श उसमें चल रहा है। और वहीं मंगलवार को धामी सरकार ने 20 लोगों को सरकार में दायित्व दिया था। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अजय कोठीवाल को राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाने वाली सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। ऐश्वर्या रावत को भी राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। ट्रांसजेंडर रजनी रावत को समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। श्याम अग्रवाल को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। शांति बेहरा को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं ऋषि कंडवाल को सिंचाई सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को 20 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक की लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सायरा बानो को राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। सायरा बानो ने कहा कि वो सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया है, उन पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को और ज्यादा अधिकार मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए हम सभी धामी सरकार के आभारी हैं। आपको बता दें, सायरा बानो उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने साल 2016 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हरीश रावत का कहना है कि इस पर 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय को कम कर 8 घंटे कर दिया गया। हरीश रावत ने यह भी कहा कि स्टेक होल्डर्स और अल्पसंख्यकों की राय को तवज्जो नहीं दिया गया। जेपीसी के सुझावों को नकार दिया गया। जिसके नाम से ये सब बिल लेकर आ रहे हैं, वो सड़कों पर क्यों हैं? ये सवाल है। फिर देश का फैसला जो होगा, देश देखेगा। आपने जो इसमें स्टेक होल्डर्स का व्यू था, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। आप उनको विश्वास में ले ही नहीं रहे हैं और आप माइनॉरिटी व्यू को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में माइनॉरिटी व्यू को भी कंसीडर किया जाता है। आपने जेपीसी इसीलिए तो गठित हुई और जेपीसी में जो सुझाव दिए गए, आपने उन सुझावों को बिल्कुल नकार दिया और अब आप कुछ रेगमाल घिस करके, कट फिट करके ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शब्दों को बदल करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ बदलाव कर दिए हैं वक्फ बिल में। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर आज बैठक होने वाली है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और इस बैठक के बाद मुख्य सचिव कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दरअसल साल 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है। सरकार और धार्मिक संस्थाएं अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ के तौर पर आयोजित करने की तैयारी में। और अगली खबर चमोली से, जहां एक बार फिर 2 प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। जहां आबकारी अधिकारी ने डीएम पर अभद्रता के आरोप लगाए और डीएम की शिकायत करते हुए सीएम को लेटर लिखा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को डीएम ने आबकारी अधिकारी के कार्यालय का अचानक ही दौरा किया, जहां आबकारी अधिकारी और कर्मचारी गायब थे। जिसके बाद डीएम ने अधिकारी की तनख्वाह रोक दी और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। शाम को 3:30 बजे निरीक्षण किया गया एक्साइज ऑफिस का, तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। तो सभी का वेतन रोका गया है और अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दी जाएगी और हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा जाएगा इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए, क्योंकि अभी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। ऐसे में किसी का भी कार्यालय में उपस्थित न होना चिंताजनक है। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन इस बार भी 50% स्कूल बिना प्रिंसिपल के हैं। दूसरी तरफ 31 मार्च को 350 से ज्यादा टीचर रिटायर हुए और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडराने लगा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का हाल वैसे तो किसी से छिपा नहीं, लेकिन स्कूलों की स्थिति यह है कि बिना टीचर्स के 50% से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। कहीं स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स नहीं और कहीं टीचर्स हैं तो स्टूडेंट का अता पता नहीं। हाल ये है कि 350 से ज्यादा टीचर्स रिटायर हो गए और उनके बदले टीचर्स ही अरेंज नहीं हो पाए। वहीं पिछले 5 साल से प्रिंसिपल के प्रमोशन भी लटके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के 30% से ज्यादा स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। दिक्कत ये है कि एक तो यहाँ पर ज़्यादातर हेडमास्टर नहीं है और वहाँ पर अभी शायद प्रोसीजर में है वो मामला, शायद प्रमोशन होंगे तो वो
आ सकते हैं, क्योंकि कई साल से प्रमोशन नहीं हुए हमारे। उसके अलावा कहीं कहीं पर स्टाफ की कमी है, मान लो 2-2, 3-3 लोग चला रहे हैं स्कूलों को, तो इसलिए कम से कम यह है कि जूनियर सेक्शन में कम से कम 4 टीचर तो होने ही चाहिए। 31 मार्च को फिर 350 LT और प्रवक्ता के पद में से शिक्षक रिटायर हो गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वो तत्काल प्रधानाचार्य पदोन्नत, हेडमास्टर और LT से प्रवक्ता पदोन्नत के लिए ठोस कार्रवाई करे, ताकि विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। वहीं एजुकेशन डायरेक्टर कहते हैं कि व्यवस्था के तहत गेस्ट टीचर्स नियुक्त कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन को भी अधियाचन भेजा गया है, जल्द ही व्यवस्था ठीक करेंगे। अभी भी हमने 780 गेस्ट टीचर की हम लिस्ट जिलों में भेजी हुई है, जिसमें आजकल काउंसलिंग चल रही है, तो काफ़ी राहत हमको उससे मिलेगी। दूसरी बात, जो UK-SSC है उसने हमको रिजल्ट्स आउट कर दिए हैं LT के, वो भी अभी थोड़ा सा उसमें कुछ एक व्यवधान आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो व्यवधान है जल्द। अल्मोड़ा में खैरना हाईवे क्वारब के पास पिछले 6 महीने से लैंडस्लाइड से रात को पूरी तरह से बंद है। कई बार मलबा आने से दिन में भी ये रास्ता बंद हो जाता है और लगातार हाईवे में पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन पहाड़ के लिए क्वारब चिंता का विषय अब भी बना हुआ है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे में क्वारब के पास पिछले 6 महीने से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे जो है पहाड़ की रफ्तार थम जैसी गई है। अब लगातार पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ऊपर पहाड़ी पूरे लूज हो रखी है और लगातार अभी भी आप देख सकते हो कि पत्थर गिर रहे हैं। लोग अपनी जान को हथेली में लेके जो है ये ट्रैफिक कर रहे हैं और पहाड़ का आवागमन कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि कम से कम इस सड़क को तत्काल किया जाना चाहिए। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। माना जाता है कि पहाड़ में पलायन से ग्रामीणों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्याही देवी क्षेत्र के दर्जनों गांव आज भी जंगलों में आग लगने की सूचना मिलने ही दौड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 1 दशक से क्षेत्र के जंगलों में आग नहीं लगी है। ये क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी क्षेत्र के जंगल पिछले 1 दशक से सुरक्षित हैं। जहां कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ, फिर भी जंगल घने हैं और जब भी जंगलों में आग की सूचना मिलती है, इलाके के लोग और महिलाएं सभी काम छोड़कर आग बुझाने के लिए भागते हैं, जो आज उत्तराखंड के लिए मॉडल के तौर पर तैयार हो रहा है। वन विभाग भी मान रहा कि यह देश में एक नया मॉडल तैयार हो रहा। हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इन जंगलों की सुरक्षा में इस तरीके से कदम मिला के हमारे साथ आगे बढ़ें और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं महिलाओं के जंगलों को बचाने मुहिम को लेकर 1 अप्रैल को पूरे इलाके में और दिवस मनाया जाता है, जिसमें दर्जनों गांवों के लोग शामिल होते हैं और जंगलों और खेतों में आग नहीं लगाने की शपथ लेते हैं, जिसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी अब महिलाओं को वनों के साथ जोड़कर रोजगार की योजना रही है। अगर कहीं भी आग लगती है तो पहले तो हम अपनी महिला जो हमने 9 कार्यकारिणी बनाई है, सदस्य बनाए हैं, उनको फोन करते हैं। उसके बाद महिला मंगल दल को फोन करते हैं और हमारे गांव से सभी महिला और पुरुष आग बुझाने के लिए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा महिला मंगल दल अगर आके दशकों से यहाँ आग नहीं लग रही है, तो ये अपने आप में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उन महिलाओं को आजीविका से भी जोड़ना, जो लोग इकोलॉजी बचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से अपने कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ें, तो उनकी इकोनॉमी का भी लगातार संवर्धन, उसका आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। स्याही देवी क्षेत्र के दर्जनों गांवों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। ग्रामीणों, महिलाओं ने पिछले 1 दशक से जंगलों को आग से बचाया है, जो आज पूरे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मॉडल बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी हो गई। साइबर ठगों ने युवक से 3 लाख की ठगी की है। आरोपियों ने युवक को वर्क फ्रॉम होम में बोनस प्रॉफिट देने का लालच दिया, 3 लाख रुपए ठग लिए। ठगी के शिकार युवक ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से अलर्ट रहने को भी कहा है।
ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कृपया इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में अवश्य दें। इधर रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सफर अब और महंगा हो गया है। यहां डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे के लिए भी जिप्सी के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। डे विजिट में ये रेट 200 रुपये प्रति फेरे बढ़ाए गए हैं, जबकि नाइट स्टे की बात की जाए तो 1250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो लंबे वक्त से पार्क में चलने वाले जिप्सी के रेट बढ़ाए नहीं गए थे। जिप्सी मालिक रेट बढ़ाए जाने की लगातार मांग कर रहे थे और अब रेट बढ़ाया गया है। 21 के सब में रेट बढ़ाए गए थे। अभी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। लगभग 200 से 300 रुपए हर कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि दैनिक विजिट भी है और जो नाइट स्टे है उसमें 1 रात्रि 2 रात्रि और 3 रात्रि के नाइट स्टे किए जाते हैं, उनमें भी रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ बिजरानी में 2500 उसका कॉस्ट था दैनिक भ्रमण का, उसको 2700 किया गया है और झिरना ढेला दुर्गा देवी ये 2800 रुपये प्रति चक्कर चार्ज किया जाता था। इसको बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है दैनिक भ्रमण के लिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े खच्चरों में खतरनाक वायरस मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी किया। खासतौर पर केदारनाथ जाने वाले घोड़े खच्चरों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। उत्तराखंड में हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस बार यात्रा से पहले एक खतरनाक वायरस इन्फ्लुएंजा मिलने की खबर ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा और दूसरे संक्रमणों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई भी घोड़ा खच्चर केदारनाथ यात्रा पर नहीं जाएगा। साथ ही यात्रा से पहले सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में विशेष मेडिकल कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले घोड़े खच्चरों के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट और इन्फ्लुएंजा का निगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य किया गया है। हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें कि जो 5 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जहां से घोड़े आते हैं यात्रा में, चाहे वो हो गया रुद्रप्रयाग, चमोली, आपका बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी, इन 5 जिलों में लगभग 23,120 जानवर हैं जिनको हम फुल स्क्रीनिंग करेंगे 15 दिन के अंदर। इन 15 दिन में हमारी पूरी 23,120 जानवरों की स्क्रीनिंग होगी। उस स्क्रीनिंग में जितने घोड़े नेगेटिव पाए जाएंगे उनको हम यात्रा रूट में जाने की परमिशन देंगे और उनको हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए 2 जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां संक्रमित या संदिग्ध जानवरों को रखा जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां उत्तराखंड के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से यहां पार्किंग की समस्या भी गहराने लगी है। अस्पताल में केवल 2 व्हीलर की ही पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, जबकि 4 व्हीलर के लिए कोई पार्किंग नहीं है, लिहाजा लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए नई पार्किंग डेवलप करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। ये समस्या बढ़ती जा रही है और क्योंकि इसलिए कि मरीज बढ़ रहा है, इस वजह से हमारा इस साल प्रपोजल ये है कि हमारे पास स्वामी राम कैंसर में लैंड है और प्रपोज करने जा रही है मल्टी जो स्टोरी जो है, हम पार्किंग का प्रस्ताव भेज रहे हैं गवर्नमेंट को, जो अगर वो सेंक्शन होकर आएगा, DPI सेंक्शन होगी उसकी।
उत्तरकाशी में नौगांव के दुर्बिल गांव के सरकारी स्कूल में टीचर्स की भारी कमी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि 32 बच्चों के लिए यहां सिर्फ एक टीचर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग से टीचर की संख्या बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लोगों का यह भी कहना है कि नियम के मुताबिक यहां कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, लेकिन लंबे वक्त से राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक है। ग्रामीणों को, उनके अभिभावकों को अदर में या भविष्य खतरे में महसूस हो रहा है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया तत्काल ग्रामीणों की समस्या, छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए एक अतिरिक्त शिक्षक दुर्बिल में देने की कृपा करें। खबर नैनीताल से, जहां पर 2 पहिया वाहनों के लिए 3 पार्किंग तो बनाई गई, लेकिन इन पार्किंग्स में कोई भी जाने को तैयार नहीं है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन के निर्देशों के बाद भी सड़कों पर ही टैक्सी, बाइकें खड़ी की जा रही हैं। शहर में जाम की स्थिति अब भी बनी हुई है। हालांकि इन्हें सड़क से हटाने के लिए तल्ली ताल के साथ ही मेट्रोपोल और मस्जिद चौराहे पर 2 व्हीलर पार्किंग बनाई गई है। आपको बता दें, नैनीताल में टैक्सी बाइक्स के चलते सड़कों पर जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं। पार्किंग बनाई भी गई, लेकिन कोई भी शख्स पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर सड़क का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये 2 पहिया वाहन है, विशेषकर टैक्सी 2 पहिया वाहन, इनको धर्मशाला के पास जो पार्किंग ये प्राधिकरण की है, उसको निर्धारित किया गया है कि गाड़ियां वहां खड़ी होंगी और उसका उन्होंने 25 रुपये लगभग निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा उनके द्वारा। तो हमारे द्वारा मीटिंग के तत्काल बाद से ही लगातार प्रचार प्रसार अपने पीए सिस्टम से किया जा रहा है। केदारनाथ धाम जैसी विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में इन दिनों मजदूर बर्फ सफाई के काम में जुटे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटा जा रहा है। रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। इस बार यात्रा की शुरुआत में तीर्थयात्री ग्लेशियर के बीच से होकर रोमांचकारी यात्रा का एहसास भी ले पाएंगे। भारत चीन के बीच बेहतर होते रिश्तों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह भी खोल दी है। अब जब यात्रा को लेकर दोनों मुल्कों में सहमति बन गई है, तो जमीनी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, उन इलाकों के लोग भी खुश हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी। डोकलाम विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। इन 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख रहे ही, साथ ही यात्रा पर रोक भी लगी रही है। लेकिन अब कई दौर की वार्ता के बाद भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। ऐसे में अब इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा तय मानी जा रही है। लेकिन पूरे 5 साल बाद होने वाली ये यात्रा कई मायनों में अलग होगी, जिसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। उच्च हिमालयी इलाके में होने वाली यात्रा इस बार सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण यात्रा हमारी कोविड के समय से बंद है और अभी वर्तमान में इस यात्रा के लिए सहमति बनी हुई है और इसलिए इस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए राज्य सरकार के कुमाऊं मंडल विकास निगम हम ये यात्रा को कराता है और इसलिए उसकी प्रक्रिया जारी है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों यात्री पैदल लिपुलेख दर्रे को पार कर यात्रा करते थे, लेकिन इस बार की यात्रा काफी आराम से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद ये पहली यात्रा होगी। पहले जहां इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन लगते थे, वहीं अब ये यात्रा सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। यही नहीं, यात्री पड़ाव भी काफी कम हो जाएंगे। यात्रा से व्यास घाटी के दर्जनों गांव में रौनक लौटेगी। तो इसमें क्या है कि हमारा एक तो व्यापारिक महत्व और उससे भी बढ़ेगा और दूसरा क्या है कि हमारा धार्मिक उससे भी जुड़ेगा। तो दोनों चीज़ों से हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले में संबंध भी हमारे भारत चीन के जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे।
कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि इस बार यात्रा में कितने दल शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी महीने मानसरोवर यात्रा को लेकर पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, जिसके बाद भगवान भोले के भक्तों से ये इलाका 4 महीने पूरी तरह गुलजार रहेगा।